हम लोग शुरू करेंगे लुसेंट साइंस का जो बुक है उसी के बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव है उसी को। चलिए बताइएगा लोग, पहला प्रश्न कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? सेल यानी कि कोशिका है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, ठीक है। और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और वहीं अगर पूछा जाए कि केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। जीवन की मूलभूत इकाई यानी कि यूनिट जो है वह कोशिका है और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक जो एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे उन्होंने किया था, ठीक है। और वहीं अगर पूछा है कि केंद्रक की खोज किसने की थी, न्यूक्लियस की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। और वहीं अगर पूछा जाए कि केंद्रिका की खोज किसने की थी, तो फोंटाना ने, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पर बताइएगा लोग कि कोशिका के बारे में कुछ हम बोल रहे हैं ऑप्शन कि कोशिकाओं के आकार और उनका आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही है, यानी कि विशिष्ट कार्यों के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। और प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। बिल्कुल सही है कि प्रत्येक कोशिका में अपने निष्पादन की क्षमता होती है, ठीक है। और इसी कोशिका के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। और क्रोमोसोम पर क्या होता है? डीएनए होता है। और डीएनए पर जीन होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि वह कौन सा कोशिकांग है जो पादप कोशिका में तो पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट यानी कि वर्णक होता है जो हरे रंग का वर्णक है और भोजन वही बनाता है। और उसमें एक धातु भी पाई जाती है जिसका नाम है मैग्नीशियम, ठीक है। अच्छा, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म। और इसकी खोज पुरकिंजे ने की थी, मैंने नामकरण किया था इसका कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहलाता है और इसका नामकरण पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। तब कह रहा है कि यह किसका बना होता है प्रोटोप्लाज्म? यह कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों का बना होता है, ठीक है। यानी कि लिक्विड का भाग है यह। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? वाटर है, यानी कि जल है। बहुत अच्छा, 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ जल है, ठीक है। अच्छा, किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? न्यूक्लियस नहीं होगा तो आरबीसी में जो है रेड ब्लड केवल ऊंट और लामा को छोड़कर, ऊंट यहाँ का हो गया माने रेगिस्तानी इलाका का जानवर, और लामा हो गया दक्षिण अमेरिकी देश में, वो भी ऊंट के जैसा ही होता है जिसको सामान को ढोने के लिए और मांस और ऊन के लिए भी उपयोग किया जाता है। पेरू की राजधानी का क्या नाम है? लीमा, और वहीं पाया जाता है लामा बहुत, ठीक है। अच्छा, किन कोशिकाओं को आत्मघाती बैग यानी कि सुसाइड वेसल कहा जाता है? लाइसोसोम। और लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने। और ये क्या करता है? जो भी शरीर में खराब अपशिष्ट होते हैं सेल, वहां पर जाकर ये खुदे बम विस्फोट कर लेता है, अपने भी मरता है और उन लोगों को भी मार डालता है। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाए कि किसे सुसाइड वेसल कहा जाता है, तो लाइसोसोम को, यानी कि आत्मघाती थैली। और इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। अच्छा, कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्ध पारगम्य है यानी कि सेमी प्रीमेम्ब्रल है? तो कोशिका झिल्ली है, यानी कि अच्छे पदार्थ तो उस पार जाते हैं या उस पार से अच्छे पदार्थ इधर आएंगे, लेकिन बुरे पदार्थों को कोशिका झिल्ली क्या करता है? बाहर निकाल देता है, ठीक है। अच्छा, किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, ऊर्जा गृह भी कहा जाता है इसे, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। और इसका नामकरण किसने किया था? बेंडा ने, ठीक है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित, अच्छा, किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? आरबीसी में, हाँ ठीक है। इसका यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्तनी के आरबीसी में, ठीक है। अच्छा, डीएनए केंद्रक के अलावा
माइटोकांड्रिया एवं अच्छा डीएनए न पाया जाता है, ठीक है, माइटोकांड्रिया का ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या कह रहा था कि कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकांड्रिया है और मानव शरीर में जो आरबीसी होता है उसमें माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल, अच्छा किसे कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहते हैं? कंट्रोल सेंटर, कोशिका को, केंद्रक को, न्यूक्लियस को। जैसे मानव शरीर का कंट्रोल पावर किसके पास है? ब्रेन और हार्ट के पास, यही कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न था कि कोशिका का कंट्रोल सेंटर केंद्रक। अच्छा, कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन है? सूक्ष्मतम जीवित कोशिका तो माइक्रोप्लाज्मा ग्लैटिसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा ग्लैटिसेप्टिकम, ठीक है। डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? हिस्टोन। क्या कहते हैं? हिस्टोन, ठीक है। अच्छा, कुछ कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है, वो कौन कौन से समूह है? जैसे सूत्रकणिका, यानी जिसे कहते हैं माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। उसके अलावा केंद्रक, न्यूक्लियस और हरित लवक में, हरित लवक का मतलब क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, या क्लोरोफिल कहिए। हाँ, हरित लवक का मतलब क्या है? क्लोरोफिल। जो यहाँ लवक कह रहा है, लवक का मतलब क्या हुआ? पिगमेंट, वर्णक, और ये हरे रंग का वर्णक कौन है? क्लोरोफिल। तो डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाएगा आपको? सूत्रकणिका यानी कि माइटोकांड्रिया में, केंद्रक में और हरित लवक में। अच्छा, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट यानी कि क्या समावेश होता है? एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फास्फेट समूह, ठीक है। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्यों में से कौन सा एक कार्य है? जैसे विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण यानी कि बाहर निकाल देना है उसको। विषैले जो पदार्थ है उनके विष को खत्म कर देगा। कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें कौन? सॉफ्ट वाली, रुखरा वाला ना, सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। कौन? थाइमिन, यानी कि एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन जो है वह डीएनए में मौजूद रहता है, लेकिन थाइमिन नहीं रहता। थाइमिन क्या है? विटामिन बी1, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थाइमिन। अच्छा, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण, क्योंकि आरएनए क्या है? राइबोसोम जैसा सिस्टम है इसका। प्रोटीन उत्पादन की फैक्ट्री राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम्स होते हैं क्या? आरएनए, और यही प्रोटीन संश्लेषण करता है। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं कहाँ? गुणसूत्रों में, यानी कि क्रोमोसोम में। तो जीन कहाँ होते हैं? अगर डीएनए ऑप्शन में रहता तो जीन कहाँ रहते हैं? तो डीएनए में। और डीएनए कहाँ रहता है? क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र में। गुणसूत्र कहाँ रहता है? वहीं कोशिका में। तो सबसे छोटा भाग क्या होगा? जीन होगा। जीन से बड़ा भाग डीएनए, डीएनए से बड़ा भाग क्रोमोसोम से बड़ा भाग न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से बड़ा भाग सेल। अब आइए, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया? फ्रेडरिक हाफमिस्चर ने, इसी ने इसको खोज किया था। तो जब भी प्रश्न पूछे कि डीएनए को अलग किसने किया, डीएनए की खोज किसने की, तो वाटसन क्रिक नहीं मारना है। क्या मारना है? फ्रेडरिक हाफमिस्चर। अब यहां से कहेगा कि डीएनए का डबल हेक्सिल मॉडल किसने बनाया, तब जाके वाटसन क्रिक होगा, ठीक है। देखिए, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना यानी कि डबल हेक्सिल मॉडल किसने बनाया? तो दो वैज्ञानिकों ने, वाटसन एंड क्रिक ने। और डीएनए को सबसे पहले अलग किया या सबसे पहले किसने खोजा? तो फ्रेडरिक हाफमिस्चर ने। डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका क्लास हो चुका है, पढ़े थे ना एक बार हम लोग जी डिस्कशन में। डीएनए के में दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। डीएनए के एक तंतुगुच्छ यानी कि स्ट्रैंड से आरएनए में अनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुलेखन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? खुराना ने, ठीक है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? खुराना ने। अगर ऐसे प्रश्न पूछेगा कि डीएनए को किसने, डीएनए का संश्लेषण किसने किया, तो ऑर्थन कॉर्नवर्न ने। लेकिन जब प्रयोगशाला शब्द जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा? हरवेंद्र खीराना। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग
किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता। देखिए कोई बलात्कार कर दिया तो उसका भी जांच डीएनए से होगा। अब किसके बेटे हैं ये भी जांच डीएनए से हो जाएगा। चोर भी पकड़ा जाएगा, अगर वो बॉल टूट के गिरा रहेगा ना तो उससे पकड़ लेगा। ठीक है। अच्छा, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों को कंट्रोल कौन करता है? डीएनए, अर्थात जीन, अर्थात क्रोमोसोम। अब बताइए लोग, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? पुरुष का पुरुषत्व का मतलब क्या समझे? लड़का कैसे होगा, ये चीज यहाँ पर कह रहा है कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो XY। अर्थात पुरुष में कौन मिलता है? XY दोनों रहता है। महिलाओं में XX रहता है। तो महिला से तो कौन, तो पुरुष के न मिली तब न जाके हुई, तो लोग महिलाओं को दोष देता है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? पुरुष का Y और महिला का X। पुरुष का Y और दोनों एक देखा, जीवन देखा, यानी कि जब तक मशीनवा में टेढ़ा मेढ़ा चली तले आदमी जिंदा रही। एहू जा टेढ़का मिली तब जाके बेटा हुई, और टेढ़का ना मिलल ना हुई। यानी कि जीवन भी हम लोग का अगर टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। चलिए, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण। ठीक है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल के विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्री विभाजन। देखिए, रेलवे में 2016 में प्रश्न पूछा हुआ है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? मेटाफेज, मध्यावस्था से। विषाणु के निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो विशेषता क्या है विषाणु की? वो डीएनए आरएनए में दोनों में रह सकता है। और विषाणु की खोज इवानोस्की ने की थी, जो रसिया के वैज्ञानिक थे। और विषाणु जो है निर्जीव और सजीव, लेकिन जैसे किसी के शरीर में प्रवेश करेगा, निर्जीव है तो वो एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद बर्बाद करके छोड़ेगा, कोरोना की तरह। तो विषाणु जो है डीएनए आरएनए की मौजूदगी होती है। परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन करता है। जैसे वह शरीर में जाई परपोषी हो गई, स्वभाव से पूरी तरह परजीवी है, यानी कि जब डेवलप होगा तो दूसरे में। उसमें सेल वाल नहीं होता है विषाणु में। विषाणु में क्या नहीं होता है? सेल वाल नहीं होता है। उसके स्थान पर कुछ और होता है जिसको हम लोगों ने चर्चा किया था एक बार। विषाणुओं में होता है क्या? या तो डीएनए या आरएनए। पौधे को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? केवल दोहरे तंतुगुच्छ, यानी कि डबल स्ट्रेन वाला आरएनए। डबल स्ट्रेन वाला आरएनए क्या करेगा? पौधे को संक्रमित करेगा। तो जब भी ये प्रश्न पूछे कि पौधे को संक्रमित करने वाला विषाणु जो है, जैसे बंकी टॉप ऑफ बनाना, तंबाकू का मोजाइक रोग, टीएमवी, टम्बैकू मोजाइक डिजीज ऑफ टम्बैकू, जिसमें तंबाकू का जो पत्ता है ना वो कलवत मुड़ जाता है, घुंघरिया जाता है। तो उसमें कौन सा विषाणु होगा? डबल स्ट्रेन वाला आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, विषाणु के संबंध में कुछ कथन है, सुनिए लोग, कि प्रजनन करने के लिए विषाणुओं को जीवित लोगों की जरूरत होती है, माने जीवित कोशिकाओं की, जो जिंदा है उसमें घुसेगा तो वो अपना फर्टाइल हो जाएगा, लगेगा बच्चा पैदा करने। अब परपोषी के बाहर विषाणु रासायनिक पदार्थों के समान है, अर्थात निर्जीव है। सभी विषाणु परजीवी होते हैं, यानी कि दूसरे से अपन जीवन व्यतीत करी, दूसरे के घरों। अच्छा, सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? तो वही टम्बैकू मोजाइक वायरस, टीएमवी। ठीक है, तंबाकू के पत्तियों पर। अच्छा, एड्स मानव प्रतिरक्षणहीनता विषाणु अर्थात ह्यूमन इम्यूनोसिफिशियंसी वायरस के द्वारा होता है, कौन सा? रेट्रोवायरस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है कि एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु ह्यूमन इम्यूनोसिफिशियंसी वायरस के द्वारा होता है, रेट्रोवायरस। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? ठीक है, विषाणु कारण। बहुत VVI प्रश्न है। ये वो रोग होता है खुरपका वाला, पैर वाला। तो इस सब ध्यान रखना है कि जैसे फुट एंड
माउथ, दोनों विषाणु से होता है। इबोला क्या है? वायरस है। और युगांडा जो है उसने अपने आप को इबोला से मुक्त हो गया है। दूध की दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया है। वायरस नहीं, बैक्टीरिया है। अच्छा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन है? राइजोबियम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ों में रहते हैं? वही दाल वाला। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन है? सहजीवी प्रकार का है। सहजीवी का उदाहरण बताइए। लाइकेन, शैवाल और कवक। तो शैवाल क्या करता है? भोजन बना के देता है किसको? कवक को। और कवक उसको सुरक्षा प्रदान करता है। और दोनों जब मिलते हैं तो क्या कहलाता है? लाइकेन। अर्थात एक प्रकार का सहजीविता का उदाहरण है। दोनों का काम चल रहा है। ठीक है। सिम्बियोटिक कहा जाता है इसको अंग्रेजी में, सिम्बियोटिक। जैसे पति पत्नी क्या है? सिम्बियोटिक है ना है। आप कमा के ला रहे हैं तो खाना बना के दे रही है, आप खा रहे हैं और आप उसको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो भी सहजीवित है। अच्छा, अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथकित्व से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो उसका नाम है सूडोमोनास। कहने का मतलब है, नाम याद नहीं आ रहा है, डायरी में हम अपना लिखे हैं। ये मान लीजिए तेल पसर जा रहा है समुद्र में, तो क्या हो रहा है? तेल पसर जा रहा है तो समुद्री जल का प्रदूषण हो ना गया। क्योंकि उसके ऊपरी परत पर तेलवा जम जाएगा तो नीचे की मछलियां सांस लेने आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो टूट जाएगा तो प्रदूषण हो गया, चाहे तेल पूरा छपला रहता। या मान लीजिए कि कहीं मोबिले गिर गया, एक ऐसा जो है बैक्टीरिया को डेवलप किया गया है वैज्ञानिकों द्वारा कि मोबिल गिरा दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा तो पूरा चट जाएगा, यानी कि रिसाइकिल कर देगा। तो वही जो यहाँ पर प्रश्न पूछा हुआ है कि जेनेटिक हेरफेर कर दिया गया है। जेनेटिक हेरफेर से ऐसा जीवाणु विकसित किया गया है जो समुद्र में बिखरे तेल का निवारण कर देगा, माने साफ कर देगा उसको। उसका वो उपयोग में लाया जा सकता है। वो किस टाइप का है? तो सूडोमोनास टाइप का है। ठीक है। अच्छा, रेफ्रिजरेशन जो होता है, रेफ्रिजरेटर प्रशीतन में खाद्य परीक्षण में मदद करता है कौन? जैव और रासायनिक अभिक्रियाओं को दर को कम कर देता है, यानी कि जीवाणुओं को जो पनपने की जो टाइमिंग है उसको इतना ना कम कर देगा कि जीवाणु पैदा नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? किण्वीकरण। यानी कि बिना वायु की उपस्थिति में जैविक पदार्थों का अगर जीवाणु अपघटन हो गया तो उसको क्या करेगा? फर्मेंटेशन, किण्वीकरण। दारू कैसे बनता है? यही बनता है। जीवों के किस प्रकारों में से छत्रक संबंधित है? छत्रक कवक है? नहीं समझे। छत्रक का मतलब क्या है? मशरूम। मशरूम क्या है? फंगी है। देखिए, कहीं फंगी लिखेगा, कहीं कवक लिखेगा। छत्रक है ना मशरूम। तो सब मशरूम खाने वाला भी नहीं होता है, कुछ जहरीला भी मशरूम होता है। महंगा दाम में मिलता है मशरूम। हाँ, प्रोटीन मिलता है। तो सब प्रकार का देखिए बहुत। अब देखिए, जैसे मान लीजिए बेल्डनेस हो गया, ये तो कौके से होता है, बाल झड़ता है, बेल्डनेस। खजुवट हो गया, ये सब क्या है? एस्केबीज। एस्केबीज बुझते हैं ना? खुजली, गंजापन, यानी कि बेल्डनेस, रिंग वर्म, ये सब क्या है? सब दांत खाज खुजली है, ये सब कौके से होता है। उसका सूत्र है साबरा। क्या सूत्र है? साबरा। रुकिए दिखाते हैं कौन कौन लोग। देखिए, देखिए क्या, सुनिए। फफूंद यानी कि फंगस द्वारा होने वाली बीमारी, तो क्या ट्रिक बताए हैं? साबरा। SABRA। एस का मतलब आइए, एस्केबीज यानी कि खाज। यह रोग एक्केरस एस्केबीज नामक कवक से होता है जिसमें त्वचा में खुजली होती है, सफेद दाग पड़ जाते हैं। बी से आइए,
ए आइए, साबरा बोले है ना, साबारा, तो SAABR, ठीक है। ए से आइए, एथलीट फुट। यह रोग टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है और यह त्वचा का संक्रामक रोग है जो पैरों की त्वचा कटने फटने और मोटे होने से होती है। टीनिया पेडिस ना एरिया पर फट जला, तो ये क्या है, एथलीट फुट। एथलीट फुट किससे होता है, कवक से, यानी कि फंगस, यानी कि फफूंद, यानी कि फंगी से, ठीक है। और जो पशु हैं उसमें फुट एंड माउथ रोग किससे होगा, वायरस से। अगर पूछेगा प्रश्न कि आपको जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग, वायरस, एथलीट फुट फंगी यानी कि कवक फफूंद से। अब आइए बी, आइए SA हो गया, अब बी आइए। बी से हो गया बेल्डनेस यानी कि गंजापन। ये होते हैं टीनिया कैपिटस के कारण। कैप हम लोग पहनते हैं माथा में, तो क्या है, टीनिया कैपिटस। फंसेगा नहीं ना। अगर प्रश्न पूछ दे कि गंजापन किस किस कवक से फैलता है, तो टीनिया कैपिटस, और इसमें हो सिर के बाल गिर जाएंगे। निवारण देखिए, निवारण नहीं दिया है। निवारण का छोड़िए ना, पहले जानिए निवारण का चाहते हैं, देखिए बताते हैं, और पूछ दिए हैं तो सुन लीजिए। बाल पकेगा किस, देखिए खूब ध्यान से सुनिएगा लोग। सबसे पहले बाल सफेद होता है विटामिन B5 से, गिर जाएगा किस से, B7 से। विटामिन B5 की कमी से बाल पकेगा, और B7 यानी कि विटामिन H या बायोटिन से गिर जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, पकेगा B5 से, जिसको कहा जाता है पेंटोथोनिक एसिड, और इससे बाल सफेद हो जाएगा। और B7 यानी कि बायोटिन यानी कि H, इससे बाल गिर जाएगा। तो बाल नहीं पकने देना चाहते हैं तो मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना और टमाटर खाइए। और गिरने से बचाना चाहते हैं तो वहीं मांस, अंडा, यकृत, दूध खाइए। तो सुनिए, तो स्ट्रिक्ट क्या था, साबरा। एस्केबिज, एस्केबिज का हो गया आपको खाज। यह रोग एस्केरेस एस्केबिज नामक कवक से होता है, जिसमें त्वचा में खुजली होती है, सफेद दाग पड़ जाते हैं। दूसरा है एथलीट फूड टीनिया पेडिस, इसमें त्वचा एड़ी पर फट फट जाता है। उसके बाद बेल्डनेस आइए, गंजापन, जो टीनिया कैपिटिस के कारण होता है, सिर के बाल गिर जाते हैं। उसके बाद आइए रिंग वर्म, दाद। यह रोग ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम के कारण होता है, और यह संक्रामक रोग है जिसमें त्वचा पर लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। हमेशा ना खजुआ दिनाए बोलल जाला। और दमा हो गया, मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक के स्पोर पहुंच जाते हैं, यानी कि बच्चा, और वो पहुंचकर वहां फेफड़े में जाल बना देते हैं, और जिसके कारण हवा आना जाना अवरुद्ध हो जाता है, और यह एक संक्रामक रोग है। क्या, अस्थमा। तो साबरा हो गया, SABRA, एस्केबिज, एथलीट फुट, बेल्डनेस, रिंगवर्म, अस्थमा, ये सब होंगे कवक यानी कि फंगी। अब आइए संक्रामक रोग है। सुनिए लो, तो कहने का मतलब है कि हम लोग कहा थे कि, अच्छा देखिए आ गया, जीवों किसमें छत्रक किससे संबंध है, तो कवक से, फंगी से। और ठीक देखिए आगे लिखा हुआ है कि सामान्य खाद्य छत्रक, खाने वाला छत्रक मशरूम क्या होता है, कसकर ठस भरे कवक जाल, मतलब सारा कवके भरल बा में। तो सारे कवक अच्छे नहीं है, सारे बैक्टीरिया भी अच्छे नहीं है, और सारे वायरस भी अच्छे नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ है जो अच्छे हैं। अच्छा सुनिए, बताइए लो, ईस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे के उठने का यानी कि फूलने का क्या कारण है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की उसमें उत्पत्ति हो जाती है। ईस्ट क्या है, ये भी एक प्रकार का कवक है। कवक मतलब फंगी, फंगस, फफूंद, खमीर। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर किण्वन के लिए कैटालिस्ट का कार्य करता है। ब्रेड बनाने में जो खमीर इस्तेमाल करते हैं यानी कि ईस्ट, वह किण्वन के लिए कैटालिस्ट, और कैटालिस्ट की खोज किसने की थी, बर्जिलियस ने। बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है ईस्ट। पेनिसिलिन का आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और पेनिसिलिन किससे प्राप्त करेंगे आप, प्रतिजैविक, ये जीवाणु बैक्टीरिया से। प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, तो एक कवक से। हाँ सॉरी, पेनिसिलिन प्राप्त किससे होगा, कवक से। अच्छा, अल्फा 20 किसके बनते हैं,
कवक से। खुजली का रोग स्केबीज का कारण क्या है? कवक है। और ये क्या हो गया? ट्राइकोफाइटन हो गया। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह किसके बीच सहजीवी संबंध है? सैक सैक जब मिली तो का हुई? शैवाल और कवक मिली तो का हुई? लाइकेन हुई। सवाल क्या करता है? भोजन बनाएगा, कवक सुरक्षा प्रदान करेगा। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि लाइकेन किसका सिम्बियोटिक है, तो दो लोगों के मिलने से बनता है, एगो शैवाल एगो कवक, और दोनों में क्या होता है? सिम्बियोटिक होता है, सहजीवी संबंध। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानों पर जो लाइकेन का विकास होगा उसको कहेंगे सेक्सिकोल्स। क्या कहेंगे? चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं। ठीक है, बहुत सारा है, रुक जाइए लो, इसको निकाल देने दीजिए, नहीं तो हमेशा फंसता रहेगा। कहाँ कहाँ कौन होता है तो क्या पैदा होता है। स्क्रिप्ट एक लाइन देखिए तो कॉपी से मतलब हो रहा है। तो भाई ये डॉक्टर पता नहीं पढ़ के आएंगे ट्रेन से स्पेशलिस्ट को दीजिए। यूट्यूब पे देखिए। यूट्यूब पे सब कुछ देखिए लो, सुनिए लो, और भी कुछ प्रश्न पूछता है। जैसे यहाँ पर क्या पूछा था? चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि दलदल में उगने वाले पौधे को क्या कहेंगे? पौधा मैंने पूछा है, लाइकेन नहीं। उसको कहा जाता है हेलोफाइट्स। दलदल में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट्स। अम्लीय जो मिट्टी होता है उसमें उगने वाले पौधे को आक्जिलोफाइट। अधिक सांद्रता वाली मिट्टी में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट्स कहते हैं। हेलो और हेलियो, हेलोफाइट, HALO और HELO। तो दलदल में जो उगेगा उसको क्या कहेंगे? हीलो, HELO, अंग्रेजी याद रखिए लो, हीलोफाइट्स। अगर यही कहेगा कि अधिक सांद्रता वाली मिट्टी में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट्स, अम्लीय मृदा में ऑक्जिलोफाइट्स, बालू में उगने वाले पौधे को सेमोफाइट्स, काष्ठीय झाड़ीदार जो पौधे होते हैं काष्ठीय, उसको कहते हैं स्क्लेरोफाइट्स, और चट्टानों पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट्स कहते हैं। बहुत पूछा जाता है यह प्रश्न कि चट्टानों पर उगने वाले प्लांट को क्या कहेंगे? लिथोफाइट्स। रेगिस्तान या स्टेपी में उगने वाले पौधे को एरिमोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, अब यहां से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि गोबर पर उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? कोर्टिकोल्स। ठीक है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है किससे? जो लिटमस पेपर जो प्राप्त होता है, जो क्या करता है? अम्ल क्या कर देता है? लिटमस पत्र को नीला से लाल करेगा, और क्षार क्या करेगा? छलनी कर देगा, यानी कि लाल से नीला कर देगा। तो ठीक है, अम्ल क्या करेगा? अनिल करेगा, और क्षार छलनी कर देगा। छलनी का मतलब क्या हुआ? छ से क्षार, ल से लाल, और लास्ट में नीला। अनिल का मतलब क्या भइल कि अम्ल जो है लिटमस पत्र को नीला से लाल। और ये लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। और लाइकेन किसका सिम्बियोटिक है? शैवाल और कवक का। और चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स। सेक्सी बॉय। चलिए, प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण क्या है? अगर प्रदूषण हो रहा है तो देखिए, जब भी ये प्रश्न पूछे कि लाइकेन कहीं किसी क्षेत्र में ज्यादा अगर उग रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहां पर वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, आयोडीन किससे प्राप्त होती है? लेमुनेरिया नामक घास से। शैवाल विज्ञान यानी कि एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? शैवालों का। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? शैवालों का। एल्गोलॉजी कहिए चाहे फाइकोलॉजी कहिए। और माइकोलॉजी? माइकोलॉजी कवक का। अच्छा, कौन स्वपोषित है? तो शैवाल। शैवाल स्वपोषित नहीं है, कैसे है बता दीजिए? रक्षा करता है और भोजन तो खुद बना रहा है शैवाल, तो स्वपोषित है ना, अपना जीवन खुद गुजार रहा है। लेकिन कवक आकर इस पर आश्रित हो जाए कि भोजनवा दे दे, हम तोरा क्या रक्षा कर दे। अच्छा, पॉन्ड सिल्क कहा जाता है किसको? स्पाइरो गाइरा को। पॉन्ड सिल्क,
पौंडसील कहा जाता है स्पाइरो गायरा को। शैवाल को फलने का क्या कारण है? सुपोषण। ठीक है। अच्छा, किसमें प्रमुख चरण युग्मदोभिद यानी कि गैमेटियोफाइट है? ब्रायोफाइटा। अच्छा, कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। कवक एवं उच्च पादप के जड़ों के बीच के संबंध को दर्शाता है माइकोराइजा। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है? बांस है। या दूसरा पौधा का एक और, अगर बांस नहीं रहे ऑप्शन में तो मार देना है जल हाइसिंथ, हाथी घास। ऑप्शन में माने कहीं कहीं बांस नहीं रहे तो क्या मार देना है? जल हाइसिंथ यानी कि हाथी घास। नामे है हाथी घास, हाथी जैसा होगा। तो संसार में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा बांस है। गोपालगंज में लग रहा है, बांस से लग रहा है थामे में, ऑक्सीजन के लिए। अरे जब से कोरोना आइल तब से ऑक्सीजनो प्लांट क्यों लग गई? अच्छा, किस फसल में योजोला एवं एनबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो बहुत बार ये पूछा जाता है, चावल के फसल में एजोला एवं एनबीना का प्रयोग कौन बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैव उर्वरक के रूप में। और भारत का सबसे बड़ा खाद्य फसल कौन है? चावल है। चिलगोजा किसके बीज से प्राप्त होता है? पाइन के बीज से। चिलगोजा जो है वह पाइन के बीज से प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार ये पूछा जाता है कि चिलगोजा जो है किसके बीज से प्राप्त किया जाता है? तो क्या मारिएगा लो? पाइन। चिलगोजा किसके बीज से प्राप्त किया जाता है? तो पाइन के। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चिलगोजा, जैसे देखिए कहने का मतलब है कि जो भी पुष्पी पादप होते हैं अर्थात फूल वाला, उसको कहा जाता है फेनरोगेम्स। ठीक है, क्या कहा जाता है? फेनरोगेम्स। और इसके अंतर्गत भी दो प्रकार के आते हैं। और ऐसे पौधे होते हैं जो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, अर्थात इसमें फल फूल और बीज तीनों होगा। और ऐसे पौधे को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है नग्न बीजी जिसको कहा जाता है जिनोस्पर्म, और एक होता है आवृत बीजी जिसको कहा जाता है एंजियोस्पर्म। नग्न बीजी में है कि जिसका बीज नंगा होगा। पौधे वृक्ष झाड़ी आरोही रूप में होते हैं। पौधे काष्ठीय बहुवर्षीय यानी कि ज्यादा दिन तक जीने वाले लंबे होते हैं। ठीक है, और इसमें आइए, और ये मरुद्भिद होते हैं। कह रहा है कि वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्बिपेरस, ये जिनोस्पर्म के अंतर्गत ही आता है और इसकी ऊंचाई 120 मीटर होती है और इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। और इसका सबसे ऊंचा पौधा है कौन? सिकोया सेम्बिपेरस। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जैमिया पिग्मिया है। जीवित जीवाश्म साइकस जिंको बाइलोवा मेटासिकोया कहते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न जो मैंने यहाँ से लेना था कि देखिए क्या था, क्या हम लोग प्रश्न यहाँ पढ़े थे कि चिलगोजा जो है किसके बीज से प्राप्त किया जाता है? तो पाइनस के। देखिए जो भी जिनोस्पर्म है, जैसे साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना सैगो बनाया जाता है, इसलिए साइकस को सागो पाम कहते हैं। देखिए आ गया लकड़ी में, आइए जो जिनोस्पर्म है चीड़ यानी कि पाइन, यही ना प्रश्न था। पाइन किससे प्राप्त होगा? चिलगोजा से। तो चीड़ यानी कि पाइन, सिकोया, देवदार, स्प्रूस आदि की लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है और देवदार की लकड़ी से सेड्रस ऑयल, खूब ध्यान देना है यहाँ पर, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल, और देवदार की लकड़ी से सेड्रस ऑयल, और जूनिपेरस की लकड़ी से सेड कास्ट तेल। तो सेड कास्ट तेल किससे प्राप्त कीजिएगा? जूनिपेरस की लकड़ी से, और सेड्रस ऑयल देवदार के, और तारपीन का तेल चीड़ के। तो यहाँ प्रश्न था हम लोगों का कि चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होगा? तो पाइन से। तो देखिए सेड्रस ऑयल और सेड कास्ट ऑयल दोनों में अंतर है। सेड्रस किससे प्राप्त होगा? देवदार से। और सेड कास्ट प्राप्त होगा आपको जूनिपेरस की लकड़ी से। सेड कास्ट जूनिपेरस के, और सेड्रस ऑयल
देवदार के, और तारपीन का तेल चीड़ के। ठीक है, तो यहां पर हम लोग आए कि चिलगोजा जो है एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है, उसका नाम है पाइन। सबसे लंबा जीवित वृक्ष वही है सिकोया सेमनीपेरस, जिसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया कहा जाता है, जो 120 मीटर लंबा होता है। और ये क्या है, जिनोस्पर्म का उदाहरण है, नग्न बीजी का। अच्छा, राइजोबियम एजोला और नील हरित शैवाल, इसका उपयोग किस रूप में होगा, जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर के रूप में। और यही ना एजोला और एनबीना है जिसका धान के खेतों में उपयोग करते हैं हम लोग। और एक प्रकार के बुझी ना ढैचा, ढैचुआ रोपाला का कोई जला ओकरा के जोत दहल जला। अरे पूरा वो है तो चूंकि भइल तले जोता जला, ओई में खाद हो जाएगी। अनावृत बीजी के बारे में कुछ चीजें हैं, जैसे देखिए प्रथम चरण सेप्रोफाइट्स होता है, बीजाणु हेट्रोस्पोरस होते हैं, और फूल इसमें अनुपस्थित होता है। ठीक है, अनावृत बीजी में। अच्छा, सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, एंजियोस्पर्म में। इसी के बारे में हम लोग पढ़े हैं, एंजियोस्पर्म आवृत बीजी में क्या पाई जाती हैं, सहचर कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे लहसुन कोई गो ना होला, एगो लहसुन में कोई गो दाना ना होई, प्याज में कोई गो बाग ना होई, एगो गेहूं में कोई गो बलिया में कोई गो गेहूं ना होई, तो सहचर कोशिकाएं ना हो गई हैं। नहीं समझे आप मेरा बात। मकई का एगो बाल है तो उसमें कोई गो मकई नहीं है, सहचर कोशिकाएं नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक कह रहे हैं, सही है। ज्यादा दिमाग लगाइएगा आउट हो जाइएगा, बायोलॉजी है। अच्छा, दालें पादपों के किस किस कुल से प्राप्त होता है, लेगुमिनेसी कुल है। ठीक है, अच्छा, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है, आलू का। सोलेनेसी के कारण उसमें हरा रंग हो जाता है। अच्छा, मैग्निफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है, आम का, मैंगो। डोलेनिक्स रजिया रफीन किसका वैज्ञानिक नाम है, गुलमोहर। रजिया गुंडों में फंस गई, गुलमोहर के फूल। डोलेनिक्स रजिया रफीन गुलमोहर का है। आचादी राचता इंडिका किसका वनस्पतिक नाम है, नीम, नीम के। आजादी राचता इंडिका नीम का वैज्ञानिक नाम है। देखिए, आर्टोकार्पस इंटीग्रा किसका वैज्ञानिक नाम है, कटहल का। ये सब प्रश्न स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इलाहाबाद पूछता है। आर्टोकार्पस इंटीग्रा किसका वैज्ञानिक नाम है, कटहल का। कुछ जड़ें जिन्हें कहा जाता है वे मूल यानी कि रेडिकल के अलावा किसी अन्य भाग से उत्पन्न होते हैं, उसको आकस्मिक जड़ें कहा जाता है। मूल जड़ तो मूसला जुड़ हो गई हैं, और जो अन्य भागों से उत्पन्न होते हैं उसको क्या कहा जाता है। देखिए खूब ध्यान से सुनिएगा लोग, उसको कहा जाता है एडवेंटिटियस रूट यानी कि अपस्थानिक जड़ें। और यहाँ शब्द को क्या किया है, मरोड़ दिया है, आकस्मिक जड़ें कह दिया है, यानी कि आपातकालीन जड़ें। जो मान लीजिए मूल जड़ अगर कट गई तो उसे अपन वो भोजन बना ली। देखिए, जड़ जो होता है रूट, जड़ पौधे का अवरोही भाग है। यानी अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। आरोही भाग तो उसका तना हो जाएगा जो ऊपर बढ़ेगा। तो जड़ पौधे का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। और जड़ दो प्रकार की होती है, एक को कहा जाता है टैप रूट यानी कि मूसला जड़ मेन, और दूसरा हो गया अपस्थानिक जड़ यानी कि एडवेंटिटियस रूट। और जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है। तो जड़ें कितने प्रकार की होती है, एगो टैप रूट हो गई मूसला जड़, एगो अपस्थानिक यानी कि आकस्मिक यानी कि एडवेंटिटियस रूट। तो यहां पर कह रहा है कि जो आपको देखिए कह दिया है कि मूल यानी कि रेडिकल के अन्य पार्ट से उत्पन्न होगा। अब कह रहा है कि पादपों का मुख्य अवशोषक अंग कौन है, अवशोषण करने वाला जड़े ना है, वही ना खनिज लवण और पानी ले जाएगा। और ले जाता है कौन सा, जाइलम। आप भोजन कौन फैलाएगा, फ्लोएम। जौ से जाइए यानी कि जाइलम से जाइए, और फ्लोएम से फैल जाइए। अच्छा, मूली किसका उदाहरण है, जड़ का। ठीक है, तने का रूपांतरण बताइए लो, हद कर दिया आपने,
हल्दी, अदरक, आलू बंडा केसर, ये सब क्या है? बंद कर दिया हमने। अच्छा, ये फिल्म भी है। प्याज, अरबी, आलू, आलू क्या है? डंठल है। डंठल है। देखिए ये सब एसएससी कमाल करता है, तना के जगह क्या लिख दिया है? डंठल। तो एसएससी 200 में पूछा है। अच्छा, कौन रूपांतरित तना है? तो आलू हो गया। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक प्रकार का राइजोम है, यानी कि प्रकंद है। क्या है? हिंदी में, अंग्रेजी में राइजोम है, हिंदी में प्रकंद। और ये एक प्रकार का भूमिगत तना है अदरक। अदरकों पर गाना निकाल दे भाई, का नाम मोबाइल पर पावर स्टार पवन सिंह। पुदीना पर तो निकाले, ले लो पुदीना। आए अदरक एगो हिंदी में गाना है, को भी ले लो, को भी ले लो। अच्छा, प्रकंद यानी कि राइजोम का क्या उदाहरण है? अदरक। अच्छा, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होगा? तना। अभी ना बताएं, हद कर दिया आपने। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? सुखाया हुआ राइजोम, प्रकंद। किस पादप में तना संचयन एवं चिरकालिकता का कार्य करता है? हल्दी। सुखा के रख सकते हैं, प्याज सुखेबा तो खत्म हो जाएगी, और टमाटर सुखेबा तो चल जाएगी। काली मिर्च का पौधा क्या है? एक प्रकार के लता का उदाहरण है। काली मिर्च जो होता है ना, लता में फैलता है। प्याज में खाद्य भाग क्या है? मांसल पर्ण। ये हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य कौन है? आहार का बनाना, मतलब भोजन बनाना, जल का वाष्पन करना और गैसों का विनिमय करना। वही ना ऑक्सीजन निकालेगा। खाद्य एवं जल का चालन नहीं करना, वो तो फ्लोएम का काम है। एक वास्तविक फल अच्छा देखिए, हम लोग बताए थे आप लोगों को, फल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट। तो कह रहा है कि वास्तविक फल क्या है? जो जब पुष्प का केवल अंडाशय भाग लेगा फल निर्माण में, यानी कि उत्तक या अन्य किसी भाग से, तने से विकसित नहीं होगा। जब भी भाग कौन लेगा? पुष्प का अंडाशय भाग लेगा, तो वो क्या है? सत्य फल का उदाहरण है, ट्रू फ्रूट। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? फाइलोटैक्सी। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को फाइलोटैक्सी। घटपर्णी आ गया, घटपर्णी, नेफेंथिस। अच्छा, इसमें कौन एक घट यानी कि पिक्चर के रूप में रूपांतरित है? पतैया। पतैया में हो जाला घटपर्णी या नेफेंथिस में। वही में जैसे कीड़ा जाई लो सट दे हैंगा बन करी, आ वो लोग के चूस जाई कथी के? नाइट्रोजन के। काहे ला चूसेला नाइट्रोजन? वो लोग से प्रोटीन बनावेला। और कहाँ पाया जाता है? पहाड़ी इलाकों में। भूल के मत जाइए लोग, तो चूस ली। ए छोट छोट होला है ना, और बड़का बड़का गाछ मिल जाए ना, कौन चूसे वाला? ए बचपन में हम लोग पढ़े थे, अमेजन के जंगल में तो जरूर हुई है। अच्छा, मैंने बताइए लो, पादप ऊपर चढ़ते हैं किसके द्वारा? परतान के द्वारा। परतान का मतलब अंग्रेजी क्या है? टेंड्रिल। अरे मटरवा हैंगा ना, हैंगा सिंगुठिया चाहे लौकी निकाल के हैंगा धल लगा ऊपर पड़ है, तो का हो ओकर? टेंड्रिल है। जब भी मटर रोपल जाला तो एगो लकड़ी हलावल जाला, उ का करला हैंगा निकाल के हैंगा धल ला हैंगा, देख लेला। फरहरी के लिए उससे होता है। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लो, कुछ पौधे बता रहे हैं उसका खाद्य भाग। जैसे अदरक का प्रकंद होगा, प्याज का मांसल पर्ण होगा, और नारियल का क्या होगा? भ्रूण पुरोष, और लीची का एरील। आलू का हो जाएगा तना, डंठल। अच्छा, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी। पैलिनोलॉजी का मतलब क्या है? जीवाश्मों का अध्ययन। एग्रेस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है? एग्रेस्टोलॉजी, घासों का अध्ययन। और डेंड्रोलॉजी, वो भी घासों का ही अध्ययन है। और डेंड्रोक्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? जो वार्षिक वलय जो होता है जाइलम, उसी का अध्ययन करके पौधे का आयु ज्ञात किया जाता है। अच्छा, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? पुष्प। पुष्प माने का भाई? फूल। फूल है। फूल पर नहीं कोई शायरी केंगा दुएगो शायरिया बा? पुष्प के अभिलाषा। तू कागज के फूल ना गुलाब लागेलू। बताइएगा लो,
कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है, तो पुष्प है। अच्छा, उभयलिंगी जो फूल होते हैं, उभयचर यानी कि जो जमीन पर रहे और पानी में भी रहे, जैसे मेढक हो गया। और उभयलिंगी का मतलब होता है जिसमें दोनों लिंग हो, महिला का भी पुरुष का भी। तो उभयलिंगी जो फूल होते हैं उसमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। पुंकेसर क्या करेगा, अंडप को में जाइगोट बना देगा, फर्टाइल कर देगा तो फूल बनेगा। ठीक है। फूलगोभी के पौधे का कौन सा उपयोगी भाग खाया जाता है, ताजा पुष्प, पुष्पक्रम, पुष्प समूह। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन है, बोल्फिया। और सबसे बड़ा फूल रेपलेसिया है। सबसे बड़ा फूल अगर प्रश्न पूछे इस रेपलेसिया, और सबसे छोटा फूलों वाला पौधा बोल्फिया। अच्छा, परागण क्या का मतलब क्या होता है, यही है जाइगोट का निर्माण करना, फर्टाइल वाला। तो परागण का मतलब होता है कि पराग कोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार, और ये पौधे में होगा। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर लिखा हुआ है, देखिए निषेचन इसको कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। पराग नली बीजांड में प्रवेश करके बीजांडकाय को भेदती हुई भ्रूणकोश तक पहुंचती है और पराग कणों को वहां छोड़ देती है। और ये सभी क्रिया सभी जीवित चीजों में होता है। क्या होता है कि पराग नली बीजांड में प्रवेश करके बीजांडकाय को भेदती हुई भ्रूणकोश तक पहुंचती है और परागण को वहां चुट चुट छोड़ देती है। ठीक है। और इसके बाद एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से संयोजन करता है, और संयोजन करने की क्रिया को हम लोग निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और निषेचित अंडा युग्मनज यानी कि जाइगोट बनाता है। और ये सभी माने जीवित प्राणी, दुनिया कोई भी जानवर हो, पुष्प हो, पौधा हो, आदमी हो, सब में होता है। और यही दुनिया का सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो परागण क्या है कि पराग कोश के से स्टिग्मा तक परागण का संचार। हवा के परागण में क्या कहता है, हवा में अगर परागण हो रहा है, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, पोलिनेशन, तो उसको क्या कहते हैं, एनिमोफिली। एनिमोफिली। अब पक्षियों के द्वारा जो परागण होता है, फूलचुबी चिड़ैया होली सन, उहे फुलवा पर से कूद के बैठली सन, चूसली सर आसमान, तो उनके गोड़वा में काश ये पराग कौन सट जाला, पोलन ग्रेन्स। आ फिर जाके हो फूल पर बैठिए सन, तो फिर उन्हें सट जाई। तो ये पक्षी क्या करता, एक फूल से दूसरा फूल में परागण करा देता। तो इसको क्या कहते हैं, ऑर्थिनोफिली। और पक्षियों के अध्ययन को भी ऑर्थिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है। आभासी फल यानी कि फॉल्स फ्रूट का एक उदाहरण है कौन, सेव। फॉल्स फ्रूट का उदाहरण है सेव। ठीक है। टमाटर, आम, अमरूद, सेव, कटहल, सेव और कटहल है। कटहल का वनस्पतिक नाम क्या है, कटहल का वनस्पतिक नाम क्या है, कटहल का वनस्पतिक नाम है आर्टोकार्पस इंटीग्रा। आर्टोकार्पस इंटीग्रा। तो सेव कटहल जो है फॉल्स फ्रूट के उदाहरण है। इसका मतलब है कि ये फल जो है बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं, और ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं। ठीक है। अब आइए, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है, नट। नट में, नट एक प्रकार का माने उन लोगों का एगो समूह हो गया जिसमें रखा जाता है। ठीक है। और टमाटर क्या है, कैसे टमाटर फल है बता दीजिए, अभी बताए थे। जिस पौधे में फूल बने और उस फूल बनने के बाद कोई अगर चीज खाने वाला विकसित हो रहा है तो उसे फल कहेंगे, और जो बिना फूल का विकसित हो जाए वो सब्जी है। जैसे भिंडी, ओकरा क्या है, फल है, फूल बनने के बाद उसमें लग रहा है। तो टमाटर क्या है, फल है। ठीक है। एक संग्रथित फल, संग्रथित फल को कहा जाता है कंपोजिटिव फ्रूट। क्या है, तो कटहल और सहतूत है। क्या है, कटहल और सहतूत है। और सेव और कटहल भी क्या है, फल्स फ्रूट है। ठीक है। अब आइए, लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है, मांसल, एरिल, एरिला गईल, एरिल। गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है, वही टमाटर में। और टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। पुष्पी पादपों के बीज किसके निर्मित होते हैं, बीज पत्र के, यानी कि साइटोलेडोन्स।
निषेचन के बिना फल के विकास को पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। कहने का मतलब यह है, खूब ध्यान से सुनिएगा लोग। एक तो आप लोग निषेचन पढ़ लिए हैं, कैसे जाइगोट पौधा बनाता है। आवृत वृद्धि में निषेचन त्रिक संलयन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन और अन्य वर्ग के पौधे में द्विसंलयन डबल फ्यूजन होता है। अनिषेक फलन यानी कि पार्थिनोक्रॉपी, कुछ फल में बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल बन जाता है। माने नर का कुछ गया नहीं, लेकिन बिना निषेचन के अंडाशय से फल बन जाएगा। और इस प्रकार बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिषेक फलन अर्थात पार्थेनोक्रॉपी कहा जाता है। और साधारणतः इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं। जब नर का युग्मनज माने नर का कुछ गया ही नहीं तो उसमें बीज बनेगा ही नहीं। ठीक है, बीज रहित होते हैं, जैसे केला, पपीता, नारंगी, अंगूर, अनानास, इसमें बीज नहीं भेटाएगा। केला, पपीता, नारंगी, अंगूर, अनानास बायोलॉजी है, शांत रहिए। तो क्या कह रहा है, निषेचन के बिना फल के विकास को पार्थेनोक्रॉपी कहते हैं। जैसे केला, पपीता, नारंगी, अंगूर, अनानास। अंगूर में तो बिया खोज के दिखा दे रही नहीं होता है। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि अच्छा, निषेचन के बिना अंडे से भ्रूण का बनना क्या कहलाता है, वही पार्थेनोक्रॉपी, अनिषेक जनन। अच्छा, कौन सा अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है, जैसे विखंडन, बाइनरी फ्यूजन, मुकुलन। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि आवृत वृद्धि में निषेचन कैसे होगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा, और बाकी सभी में डबल फ्यूजन। ठीक है, कह रहा है कि युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, द्विगुणित युग्मनज बनेगा। ठीक है, अच्छा, टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी क्या है, लाइकोपिन। गाजर का रंग कैरोटीन के कारण। पपीते में पीला रंग कैरिंका जेंथिन के कारण। कैरिंका जेंथिन, पपीते का पीला रंग। और मिर्च में जो तीक्ष्णता होती है, चरपराहट, खाइएगा तो लगेगा करने, तो कैप्सेसिन के कारण होती है। वही तीक्ष्णता लिखता है, कमी हो जा रहा है। का तेजा मरचा खाना, कान पर धुआं फेंक दी। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि में उपयोग होगा, छाल। और इससे क्या कुनैन दवा बनेगी जो मलेरिया के उपचार में काम आता है। अच्छा, बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है कौन, कवक। और एगो बात जान जाइए, सबसे ज्यादा नुकसान कवके के कारण अनाज का होता है। ब्रेड इसी के गेहूं सब चीज के खराब कवके करेला। तो कह रहा है कि बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है। तो पादप के प्रवर्धन में योगदान कौन कौन करता है, माने पौधे को अंकुरन करने में सहायता कौन प्रदान करेगा, तो जल, पानी में डाल दी तो बिहान बिया डेबकी फेंक दी। जंतु भी कभी कभी कुछ उसमें सहायता करते हैं, पवन भी। धनिया में उपयोगी अंश क्या है, पत्ता और सूखे उसके बीज, फल। धनिया में भी फूल लगता है, समझ गए, तो भी फले है। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, अफीम पोस्ता अधपके फल से। वैसे गोल गोल फलता है। हाँ, अजान तनी का कर लसन, ओकरा ढिपकिया पर हल्का काटे लसन, ओकर रसवा हैंग रोक ले लसन। देखिए अफीम, हेरोइन, ई सब कितना नशेड़ी चीज बा। तो कैसे प्राप्त किया जाता है, अधपके। जैसे डम्हाइल नु एगो है तो चुके हम रहल अपनी का माने हसुआ खानी हथियार आहे पर हल्का सा कोनो पर काट दिए सन, और में से जब दूधुआ निकली नु, बंगाल में नहीं खेल, अब बिहार अफीम के केंद्र ना रहे, अंग्रेज रहलसन। तो ओपीएम एजेंट कौन मारा गया 1857 के क्रांति में, लोयल, अपना सेना के साथ ना मारा गया पटना में। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लो कि अफीम पोस्ता पौधे के अधपके फल से प्राप्त किया जाता है। किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, दालचीनी। ठीक है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग होगा, वर्तिकाग्र। क्या उपयोग होगा, वर्तिकाग्र। यानी कि वर्तिकाग्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्टिग्मा। क्या कहते हैं, स्टिग्मा। ठीक है, तो ये जो हम लोग प्रश्न थे कि केसर जो मसाला है, सैफरन स्पाइस कहा जाता है अंग्रेजी में। और भारत में केसर के उत्पादन में सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर, विश्व में ईरान। ठीक है, और ये वर्तिकाग्र से प्राप्त किया था। और एक और फिल्म था बेटा, जिसमें इसको बेटा होने वाला है माधुरी दीक्षित को,
तो मतरिया उसकी ससुआ ले आके दे दे रही है, केसरे में नैयर से आइल बा तो में जहर मिला के। इसमें बहुत महंगा, बहुत महंगा है केसर। 4000 रुपए की। तो ये किससे प्राप्त किया जाता है केसर? वर्तिकाग्र स्टिग्मा से। 4000 रुपए की एक ग्राम। देखिए कहने का मतलब है कि सुनिए बताते हैं। और ये सब क्या है आप बताइए। देखिए कोई भी पौधा होता है ना तो उसमें दो गो होता है चीज। एक को कहा जाता है पुंकेसर, पुंकेसर को पुंकेसर, और पुंकेसर एक कहा जाता है जयांग। तो पुंकेसर देखिए मैंने कहने का मतलब है कि पुमंग और जयांग। तो पुमंग किसका होगा? नर का होगा, और जयांग के कर होगा? स्त्री का। ठीक है, तो पुमंग में ही पुंकेसर होते हैं स्टीमेंस। स्टीमन के पहले सीमेन, मर्दाना के सीमेन बुझी। और पुंकेसर में ही परागकण यानी कि पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, माने बीज बुझी। और जयाम हो गई अंडप, इसमें अंडप होता है और इसके 3 भाग है, ओवरी अंडाशय, वर्तिका यानी कि स्टाइल, और वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। तो ये स्टिग्मा जो प्राप्त किया जाता है केसर जो मसाला बनाने के लिए, वर्तिकाग्र जो है तो मादा है कि स्त्री है? मादा है। वर्तिकाग्र स्टिग्मा। देखिए ओवरी अंडाशय, स्टाइल यानी कि वर्तिका, और ये हो गया वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। ये तीनों मादा अंग है, जबकि पुंकेसर क्या है? नर अंग है। स्टीमेंस जिसमें सीमेन निकली। क्या मर्द तहनियों के। और देखिए अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? बिना पके फल के लेटेक्स से। सेम है। अफीम पोस्ता अधपका फल के लेटेक्स यानी कि दूध से। दूध का मतलब क्या है? लेटेक्स है। यहाँ पर कह रहा है कि लौंग किसके प्राप्त होता है? फूल के कली से। फूल के कली से। उस उत्तक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाएगा। फ्लोएम। फ्लोएम से फैल जाइए। और जल पहुंचाएगा जाइलम। संवहनी यानी कि वैस्कुलर, पौधे में पानी ऊपर कैसे चढ़ेगा? जाइलम से। पौधे में जाइलम की उपस्थिति से क्या फायदा होता है? जल का वहन होगा। पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या है? फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करना। पेड़ों की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु पेड़ के छल्लों यानी कि रिंग यानी कि जाइलम की संख्या को गिना जाता है। वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क किसके प्राप्त किया था? क्वेरकस से। पत्ते का हरा रंग किसकी उपस्थिति कारण होता है? क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल में एक धातु होता है क्या? मैग्नीशियम। ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम किसका एक संगठक धातु है? क्लोरोफिल का। पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? मैग्नीशियम। हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है? क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट कौन है? तो क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम, जो हरा रंग उसको प्रदान करने में सहायता करता है। ठीक है। आज कुछ पत्तियां जो पीली हो जाती हैं, इसका मतलब है कुछ पौधा कंप्लीटली पीला रहता है, पत्ती होती सब, इसका मतलब है उसमें कैल्शियम का कमी है। अब कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे, सुनिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और क्या बनाने में करते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र बताइए। C6 एक आदमी पारा बोलिए। O6। चीनी का O11। चलिए ठीक है, सब कोई तो ग्लूकोज बनाता है। ठीक है। पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधा जो खाना बनाएगा उस प्रक्रिया क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। भाई फोटोसिंथेसिस भी लिखता है। अच्छा, पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करेंगे? सूर्य से। ठीक है। सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकरण किसके द्वारा किया जाता है? अरे पौधे के द्वारा, माने सबसे ज्यादा उपयोग यही करते हैं। ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होगा। प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप किस रंग में चलता है? लाल व नीले में। लाल रंग में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण है और बैगनी रंग में सबसे कम होता है, याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? माने बैगनी, लेकिन बैगनी ऑप्शन में नहीं है तो हारा मार दीजिएगा।
प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी है? तो लाल, और सबसे कम बैगनी। प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में या क्लोरोफिल कहिए। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण होता है कब? दिन रात में कि प्रकाश संश्लेषण दिन में भी? देखिए यहाँ जो ऑप्शन में बीपीएससी जो चेक कराया है कि प्रकाश संश्लेषण होगा दिन में, ये गलत है। प्रकाश संश्लेषण दिन और रात दोनों में होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि चारे गो ऑप्शन है, लेकिन बीपीएससी का मत पूछिए, वो तो अपना अलगे एगो उसका डिजाइन चलता है। 5 गो ऑप्शन देगा, डिंग डांग, सही क्वेश्चन को गलती चेक करा देगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? बिल्कुल सही, 100% कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है, वातावरण से कम कर देती है? CO2 को वातावरण से कम करती है कौन प्रक्रिया है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस कौन है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? जल के। और CO2 जो लेता है उससे क्या बनाएगा? ग्लूकोज, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का बाई प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया, उपोत्पाद, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण किससे होगा? जल से, जल का प्रकाश घटन से। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में। किसका प्रयोग पौधे में खाद्यान्न का भंडारण यानी कि स्टार्च तैयार करने के लिए किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल पर, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनल पौधे में CO2 जल और ऊर्जा में पाइरूवेट के व्यवधान को पोषित करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित हो जाती है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ATP। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। देखिए क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसपीरेशन। कह रहा है कि पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। पौधे का शिथिल होना किसकी वजह से होता है? वाष्पोत्सर्जन कारण। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में कौन जिम्मेदार है? रंध्र, स्ट्रोमा। किस एक शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया में पादप से अतिरिक्त जल बूंदों के रूप में निकलता है? बिंदु स्राव। बहुत भी यही प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है। अच्छा, किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है? ऑक्सीजन के बिना श्वसन जो होगा उसे पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन है? NPK, तभी छीटा जाता है खेतों में, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? उसी दिन बताए थे, याद है ना? सोडियम वगैरह नहीं है, यानी कि NPK है, हाँ, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, लेकिन सोडियम की उतनी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो क्या? नाइट्रेट है। और काहे प्राप्त करते हैं? प्रोटीन की पूर्ति के लिए। फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, कौन सा पौधा है? दलहनी पौधे, मटर वगैरह। पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है, चना या मोने दलहनों में। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पौधे का वृद्धि दर मापने के लिए। पादप हार्मोन कौन नहीं है? जैसे इंसुलिन नहीं है, और एथिलीन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, ये सब पादप हार्मोन है। ऑक्सिन भी पादप हार्मोन है, ठीक है। अच्छा, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ठीक है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन है, ठीक है। अच्छा, कौन एक रसायन किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है? 2,4-D। 2,4-D क्या है? खरपतवार नाशक है, यानी कि वीडीसाइड है। अब पीड़कनाशी क्या है?
डीडीटी है, और डीडीटी की खोज किसने की थी? पॉल मूलर ने। बौने पौधे को किसके उपयोग से लंबा किया जा सकता है? साइटोकाइनेट। रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करता है, साइटोकाइनेट। प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? एथिलीन है। पादप वर्धक नियंत्रक, माने पौधा जो बढ़ रहा है उसको कंट्रोल कौन करेगा? भिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं, ये कहलाते हैं इंडोल यौगिक। एडिनिन, व्युत्पन्न कैरोटीनॉइड और टार्पिन। सीडीएस के प्रश्न। गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? बहुत पूछा जाता है। इसका नाम है जीवाणु का कॉलेटोट्राइकम फैलकेटम। कॉलेटोट्राइकम फैलकेटम, गन्ने में लाल सड़न रोग होगा। अब बताइए लोग, पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पिथियम डिबरेनियम के कारण। ये सब एक कमाल एसएससी के हवे, ऐसा सवाल ले आई नो, वो कहता खेत में घुस जा, सब पढ़ लो, धान मकई सरसों परसों, हाँ मोटिए में घुस जा, ऐसा ही क्वेश्चन ही पैदा करेला। और ये लोग जन क्वेश्चन सेट करो से गंगा में घूमे ओकरा रहेला कि ऐसा क्वेश्चन थी साला ऑल इंडिया के विद्यार्थी बरत है। करनाल बंट बीमारी है किसकी? गेहूं की। पौधे में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से हो जाता है? जस्ता के। धान का खैरा रोग जस्ता की कमी से। पौधे में व्हाइट बड और धान का खैरा रोग जस्ता की कमी से। जीवाणु से पौधे में कीरीट पीठिका रोग होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फेसियंस। अच्छा, ऑर्गट रोग बाजरा का है। उखटा यानी कि बिल्ट रोग चना का है, और पाउडरी मिडिल्यू मटर का है। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इकोलॉजी शब्द की रचना अर्नेस्ट हैकल ने की थी, ठीक है। और परिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की संकल्पना किसने दी? तब होगा उसका एजी ट्रांसलेट। यहाँ कह रहा है केवल इकोलॉजी, इकोलॉजी शब्द किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल ने। और इकोसिस्टम यानी कि परिस्थितिकी तंत्र के बारे में किसने समझाया? एजी ट्रांसलेट। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? इतना पूछा जाता है ये प्रश्न। परिस्थितिकी कहा जाता है कि जो भी जीव हैं और जो पर्यावरण है इनके बीच जो क्रियाएं हो रही हैं, जैसे मान लीजिए आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो पौधे क्या ले रहे हैं? आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं ना, तो कौन लेता है? आप पौधा ऑक्सीजन दे रहा है तो आप क्या ले रहे हैं? अन्योन्य क्रिया है एक प्रकार का। तो ये सब क्रियाएं क्या कहलाती हैं? परिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। और इसका संकल्पना किसने दिया था? एजी ट्रांसले ने। और इकोलॉजी परिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? वर्ड अर्नेस्ट हैकल। अच्छा, परिस्थितिकी किसके बीच के पारस्परिक अध्ययन है? जीवों और वातावरण। अच्छा, इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है कि जीवों का समुदाय और साथ ही वह जिसमें वे उस पर्यावरण में रहते हैं। इकोसिस्टम में उत्पादक जो होते हैं उसे प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादकों की जो जनसंख्या होती है प्राथमिक उपभोक्ता से ज्यादा होती है। अगर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक बताइए, जैविक और अजैविक। फ्लोरा और फौना का क्या अर्थ है? फ्लोरा पौधा है और फौना पशु है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? धान का खेत। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है? धान का खेत। उसको आपने ना बनाया है, धान के खेत को अपने मन तो नहीं बनाया है, लेकिन यही महासागर है तो क्या है? वो नेचुरल इकोसिस्टम है। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जल जीवनशाला है। जैसे पोखरा वोखरा बना के मछली पोस दिली, चाहे घरों में ले आकर शीशुआ रख कर मछली, क्या हो गया? वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। आप उसके रहने के लिए, मछली के लिए रहने के लिए पानी वानी पत्थल उथल गजास वजास व्यवस्था करते हैं। अच्छा, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव क्या है? प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों उपभोक्ता है, ठीक है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करेगा? घास, बकरी, मानव। घास के खा जाई? बकरी। बकरी के खा जाई? तू।
मानव को खाने के लिए सोचना पड़ेगा। इस जंगल का राजा कौन है? ये तो जंगल है ना था, शेर। लेकिन इंसान जब से आया तो सबको क्या किया? कंट्रोल कर लिया। इसीलिए कहा जाता है कि सबका प्राचीन प्रमाण मिल गया, लेकिन आदमी का नहीं मिला। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हम ही लोग क्या हैं? एलियन है, और हम ही लोग भगवान हैं। महात्मा गांधी को आने वाले कुछ दिनों बाद कोई कहेगा कि एगो लाठी के बल पर देश को आजाद करा दिए। हिटलर जैसा कोई व्यक्ति इस धरती पर कोई कहेगा? अगर प्रयाग पर सस्ती नहीं मिलता तो समुद्रगुप्त के बारे में कोई जानता कि आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था? वो एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर लिया। अगर प्रयाग पर सती नहीं रहता। अशोक का सिक्का अगर वहां मिला है अफगानिस्तान में, अब बौद्ध धर्म अगर वहां तक, बामियान में जो मूर्ति था उसको ये तालिबान वाला उड़ा दिया लोग, हाँ, बम से, तो इसका मतलब था कि बौद्ध धर्म वहां तक गया था। वहां तक ले कौन गया? अशोक न ले गया। तो कोई कहेगा कि अशोक राजा इतना था बड़ा? तब कोई कह सकता है कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया? तो साक्ष्य नहीं मिला है। एक के वो देखिए, मोदी जो गवर्नमेंट है वो विदेश में कहीं भी जा रहा है, चाहे उसका कोनो नेता हो, क्या नाम है उसका, कोई राजदूत क्यों नहीं हो, सीधे कह रहा है 1.3 बिलियन पीपल्स, 130 करोड़ लोगों के देश से मैं हूँ। ये नहीं लग रहा कि दबाव बढ़ रहा है देश पे? नहीं, उससे नहीं मतलब है। 130 करोड़ लोगों के देश से हूँ, एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी हूँ, जहां सर्वधर्म संभाव है। इसका मतलब क्या है? लालच दे रहे हैं आप। आइए भाई, आप थोड़ा भी इधर उधर कीजिएगा तो हम क्या करेंगे? कोलगेट बंद। एक दिन कोलगेट अगर बंद हो गई, अगर एक दिन ऐलान हो गई कि कोलगेट ना की नहीं, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जन कंपनी बाबू अमेरिका के, ओकर काम ठपना हो जाए, हालत खराब हो जाए। एक बार खाली 130, अरे क्या नाम है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोको कोला खाली ऐसे हटा दिया, अब पानी उठा के उठा के रखा है। हाँ, 30 कितना रुपया उसको घाटा हो गया, 30 बिलियन की। पहले वो कोको कोला का प्रचार कर चुका है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बहुत पहले टेबल पर कोको कोला हटा दिया, पानी कह रहा है कि अब पानी उठा के पी रहा है, तो उसका एक ही दिन में शेयर गिर गया। क्या पूछते हैं? 130 करोड़ लोगों का देश है हम लोगों का। अब हम लोग एसेट हैं, देश के लिए बोझ नहीं है। और विश्व में सबसे ज्यादा जवान लोग जो है 18 से 35 वर्ष के इंडिया में हैं। मोबाइल चला और चाइना बुढ़ा रहा है। अगर इसी समय सरकार हम लोगों की उपयोगिता को अगर नहीं समझेगी, अगर मना होला कि माने बॉल आई तो छक्का अगर ना मरल सरकार, तो आवे वाला समय खत्म हो जाएगा। चाइना से जमीन नहीं लेगा कैलाश पर्वत छेक लगवा। ठीक है, आइए। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर, सुनिए लो, खूब बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। जो भी इकोसिस्टम है उसमें एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में हस्तांतरण जो ऊर्जा होती है उसका मात्रा घटता है कि बढ़ता है? घटता है। कहने का मतलब है कि जो पौधा जितना ऊर्जा लिया सूरज से, आप भोजन बनाया, आप उसको खाइएगा तो कम मात्रा मिलेगा, और आप भी जो त्याग कीजिएगा उसको भी दूसरा कोई खाएगा तो उसको भी कम मात्रा मिलेगा। जैसे मान लीजिए बकरी, पौधा जो है धूप लेकर ऊर्जा बनाया, उसको बकरी खा गई, उससे कम ऊर्जा बकरी को मिला। अब बकरी को आप खा गए तो बकरियों से कम ऊर्जा आपको मिला। ऊर्जा एक है, ऊर्जा का न तो उत्पादन होता है न ही विनाश होता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होती है। यह इसीलिए ज्यादा ऊर्जा मिली। ऐसा खाते नहीं है फल वोल सब क्या खाते हैं। और पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग फूल है, और फूल का भी महत्वपूर्ण अंग क्या है? जौन फूल से फल ना बनल ओकर कोनो गाछ बेकार। समझे वाला समझत हुई। पढ़ाई से नौकरी ना भई, पढ़ाई बेकार हुआ। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मैग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। अच्छा, पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ सकता है। वन का कटाई शुरू कर दीजिए, एक तरह में बिगड़ जाए।
ना रहेगा वन, ना रहेगा वन का गीदड़ जाएगा किधर? बांसुरी। अच्छा, भारत में पारिस्थितिकी और संतुलन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? इंडिया में जो इकोसिस्टम गड़बड़ हो गया है, वन का ह्रास हो रहा है। ऐसे वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय हैं, लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी साबित हो रहा है। यूकेलिप्टस सफेदा, कहने का मतलब बहुत ज्यादा पानी खींच रहा है जमीन से, समझ रहा है ना, इसीलिए ऐसा कहा गया। ऐसा वृक्ष जो, अच्छा ठीक है चलिए हो गया। अच्छा, वृक्षों में कौन सी पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो यूकेलिप्टस, पानी ज्यादा खींच रहा है, ठीक है। अच्छा, प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना करना को क्या कहे? रिफॉरेस्टेशन, पुनः वन रोपण। अच्छा, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? हरे पौधे के द्वारा। ना बोले सबसे ज्यादा एनर्जी हरे पौधे ली, ओकरा बाद ही कोई बकरी तो उनका लगे कमे जाए। हाथी उसको खाएगा, हाथी को फिर अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? जो पानी वाला जो पौधे होते हैं ना, वहीं पादप पलवक पुंज से। अच्छा, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है, क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? पौधों के द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है क्या? ऊर्जा। तब ना ऊर्जा का ना तो विनाश होगा ना नष्ट होगा। खाली एक हमारा सितारा में जाए और फिर तौरों से निकल के कहीं और चल जाए, माने ऊर्जा देम तब निकली। अच्छा, जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? सौर सेल का, धुआं ना छोड़ी। अच्छा, रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? IUCN। रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? रेड डाटा बुक का, रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? तो उसका नाम है IUCN, ठीक है। रेड डाटा बुक, अरे इतना सुंदर लिखा था ये, अभी जानते हैं क्या किया है? देखिए, IUCN जो है ना, क्या किया है, इतना घुमाव फुराव कर दिया किताब में कि अब जल्दी खोजने पर कुछ मिलबे नहीं करता है। मिलबे नहीं करता है। लुसेंटो जो है ना खूब उसको लिख रहा है लोग। पहले शर्त छोड़िए, IUCN जो है ना रेड डाटा बुक प्रोसेस करता है। कहने का मतलब है कि जो भी धरती पर विलुप्त पाए कोई जीव हो जा रहा है, हाँ, इसका है IUCN का कंजर्वेशन नेशंस, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और इसका सेंटर ब्रिटेन में शायद है। लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरी व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को कहा जाता है XC2। देखिए, दो होता है, एक होता है XC2 और एक होता है IN-situ। XC2 में क्या किया था? जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ खतरा है, तो आपको यहाँ से उठा के ले जाकर कहीं रिजर्व में रख देंगे, इसको कहता है XC2। और आपको यहीं पर अगर हम घेरा डाल के सुरक्षा प्रदान कर दें, उसको कहता है IN-situ। जैसे यहाँ उदयपुर जो है, हम लोग के चंपारण में उदयपुर है, तो वहाँ हिरन जिसमें रहता है ना, उसको कटिया तार से घेर दिया गया ताकि शेरवा नहीं खाएगा। तो क्या हो गया? IN-situ हो गया, यानी कि जहां आपका प्राकृतिक आवास है, जहां पर आप रहते हैं, वहीं पर आपको सुरक्षित कर देना। भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है क्या? वन्य जीव गलियारों का संयोजन, वन्य जीव गलियारों का संयोजन में क्या हो रहा है? हाँ, तो उसमें अंदर अंदर दीवार घेर कर जो है रोड वगैरह सब बना दिया जा रहा है, और नीचे नीचे जानवरों के जाने के लिए व्यवस्था बना दिया जा रहा है। इस पास उस पर जाने के लिए बाउंड्री किया है, वो बाउंड्री थी के लिए रेलवे से मैं हाथी मना कर रहा हूं। अच्छा, इकोटोन का क्या अर्थ है? जहां दो बायोमास रहते हैं। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1973 में। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम
का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। केन्या की राजधानी नैरोबी है, वहीं पर है। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर में। मैंने पर्यावरण का जो इंजीनियरिंग एजेंसी है, सेंटर है, वह नागपुर में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, फॉरेस्ट वाला। और भारतीय वनस्पतिक संरक्षण का मुख्यालय यानी कि इंडियन बोटानिकल कोलकाता में। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। यानी कि कोई भी अगर आपको नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, कोई भी कारखाना लगाना है, इससे आपको हरी झंडी लेना पड़ेगा, एनजीटी से। नहीं लीजिएगा, कोनो एक्सप्रेसवे रोड फोड कुछ नहीं बनेगा, ना कोई फैक्ट्री लगेगा। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कांग्रेस के समय में 2010 में की गई थी। अच्छा, मानव जनित जीवों का एक उदाहरण बताइए। फसल जो बोल रहा है उसे मानव जनित जीवों में, उसमें कीड़ा मकोड़ा, फल होल सब रहेगा। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क क्या है? पर्यावरण। हाँ, बहुत अच्छा। चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था? वनों के कटाई। लोग लिपट जाता था पेड़ से, ना काटे दे, ना काटे दे। अब पता चली, छोड़ाइए, कैमरा नहीं कर रहा, छोड़िए ना काटे दे। बहुत अच्छा आंदोलन था। और सब कोई खोज था लकड़िए के पलक। हाँ, चिपको नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है और यह किसने गढ़ा है? सुंदरलाल बहुगुणा ने। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? हेलोफाइट। हाइड्रोफाइट जो जलीय पौधे होते हैं। मरुदभिद को जेरोफाइट कहते हैं। और उष्ण एवं शुष्क स्थानों में उगने वाले पौधे को भी जेरोफाइट कहा जाता है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, वन रोपण कीजिए, पौधे लगाइए। अच्छा, जैव निम्नीकरण का मतलब क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल, ऐसा पदार्थ जो सल गड़ जाए। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है तो प्लास्टिक में नहीं होगा, वो नहीं सड़ता गलता है। चांदी की पन्नी भी नहीं सड़ेगा, ऊन की चटाई गल जाएगी, चमड़े का थैला गल जाएगी, और जूट के टोकरी वो गल जाएगी। तो ये क्या है? ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये गलने वाला है। अच्छा, जैव अपघटनीय यानी कि बायोडिग्रेडेबल पेपर, कागज ना गल जाएगी, यही बेरा धरी ना तो पानी पड़ी छुरछुरा के बस गल जाएंगे। अच्छा, प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है, मल। ये बहुत खतरनाक चीज है, इसीलिए सरकार ने क्या शौचालय बनवाया है। कह रहा है कि प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है, मल है, इसीलिए टंकी बनाया जा रहा है। 12,000 रुपया दिया जा रहा है। जैव, देखिए जब गया ना मोदी साहब गए वहां तक कहे हमने इतना शौचालय बनाया है। कहाँ कहे? यूएनओ में भाषण दिए तो इतना लोगों को, गरीबों को रहने के लिए घर दिया। तब अच्छा, जैव निम्नीकरणीय कौन है? तो कागज है, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। अच्छा, रबर भी बायोडिग्रेडेबल है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? तो जोसेफ फ्लोरियर। ग्रीन हाउस गैस जोसेफ फ्लोरियर। अच्छा, हरित गृह जो प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसका क्या अर्थ है? कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग। देखिए खूब ध्यान से सुनिएगा लोग। मान लीजिए वातावरण में क्या हो रहा है? CO2 बढ़ रहा है, तो CO2 बढ़ेगा तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगा, और ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस से बढ़ जाएंगे, और जब बढ़ जाएंगे तो ओजोन परत का नुकसान होगा, अंततः फिर घूम के हमनिए पर आके वार करेगी। बड़ा CO2 छोड़ता है, समझ गए? तो कह रहा है ग्रीन हाउस के प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है तो कौन? तो CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प, ठीक है। CO2 से मुक्त होना है तो नहीं, बिना CO2 के बिना काम नहीं चलेगा, बुझाने वाली गैस है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन आग लगाने वाली है, तो CO2 बुझाने वाली है। देखिए ऑक्सीजन जलता नहीं है, तो जलाने में सहायक है। बिना ऑक्सीजन का एगो माचिस के तिली ना जरी, आ कार्बन डाइऑक्साइड ना रहे तो बुझबे ना करी। तो पता करी जले जले तो क्या जले? दिल जले, जलते ही रहो। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, CO2। अच्छा, वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई को जो मापा जाता है तो
किससे डॉप्सन इकाई से, किससे डॉप्सन इकाई से। वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया क्या है, अंटार्कटिका के ऊपर, वही गिरिराज सिंह वही गिरलन बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, भीषण गर्मी में। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है किस किरण को, बहुत अच्छा, अल्ट्रावायलेट रे को। ओजोन परत के क्षरण का कारण क्या है, क्षरण से क्या होगा, त्वचा कैंसर हो जाएगी। और कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती है, यूवी रेज, वही अल्ट्रावायलेट। ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन होता है, पराबैंगनी किरणें। अच्छा, गौन गैस वैश्विक उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प। मीथेन का क्या सूत्र है, CH4, बहुत अच्छा। और नाइट्रस ऑक्साइड का NO2 तो कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगी, हंसाने वाली गैस। अच्छा, NO2 SO2 ये दोनों एक प्रकार का अम्लीय वर्षा का भी में सहायक होते हैं, जो कारखानों एवं चिमनियों के धुएं से निकलते हैं। अच्छा, भूमंडलीय ताप वृद्धि यानी कि यही ग्लोबलाइजेशन माने ग्लोबल वार्मिंग, किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है, वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होना। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय बताइए। पेड़ लगाइए, जीवाश्म ईंधनों का कम उपयोग कीजिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इस सब का वेव एनर्जी, समुद्रीय जो लहर है उसका उपयोग कीजिए, लोग वन को बढ़ाइए, लोग। प्रदूषण का कारक कौन, देखिए अब देखिए, पहले तो पूछता था कौन प्रदूषक है, अभी पूछ रहा है कौन वायु प्रदूषक है और कौन जल प्रदूषक है। इसको छांटिए तो जल प्रदूषक में क्या आएगा, अम्लीय वर्षा आएगा, वायु प्रदूषक में नहीं आएगा। जबकि खनन कार्य कर रहे हैं तो वायु प्रदूषण में आएगा, क्योंकि आप खोनिएगा तो क्लिंकर उड़ेगा, आंखों में पड़ेगा। धनबाद में चलना जाइए, चारों ओर कोयले है। जीवाश्म ईंधन जलाइएगा तो वायु प्रदूषण है। कृषि गतिविधियां भी कीजिएगा, ला ना गर्मी के दिन में हैंगा ले धूरा उड़ी। कैडमियम प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, इटाई, क्या होता है, इटाई रोग कैडमियम प्रदूषण है, बहुत पूछा जाता है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है, वायु प्रदूषण का। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का प्रदूषण किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है, तो लाइकेंस। बहुत ही VVI प्रश्न है। जब लाइकेंस ज्यादा हो रहा है इसका मतलब क्या है, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। और वायु प्रदूषण में क्या बढ़ रहा है, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचयीकरण को कम करने का एक उपाय वन रोपण है, क्योंकि वन जो रोपेंगे तो क्या काम करेगा, कार्बन सिंक का, कार्बन सिंक माने सोखी। अब कह रहा है यूनाइटेड नेशन से इंडिया गुहार लगाया है कि जैसे मान लीजिए कि इंडिया में खूब वृक्षारोपण हो रहा है, मान लीजिए हमने खूब पेड़ लगा लिया, ठीक है, हम खूब पेड़ लगाए, तो चाइना जो धुआं छोड़ेगा उसको भी तो हमारा पेड़ सोख रहा है, तो हमको क्या मिल रहा है, इसी को नहीं, इसी को कहा जाएगा कार्बन क्रेडिट। क्या कहा जाएगा, कार्बन क्रेडिट। तो उतना जो है वन, जो देखिए सरकार फालतू का कोनो काम नहीं करता है, पेड़ लगा रहा है, कौन फालतू गाँव के लोग बिना मतलब के काम, चारू बड़ी जंगले लगा दी लो, फिर से डाकू आ जाइए लोग कहला। तो पेड़वा लगा रहा है ना, ये चाहता है कि जल्दी से हम अपना कार्बन क्रेडिट चाहिए, हमारा के कार्बन के पैसा हमारा बैंक में दो लोगे ताकि हम अपने देश के डेवलपमेंट काम करें। उतना उसके जो पैसा जो उधर से मिलेगा ना, उतना पैसा उसको देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मान लीजिए जापान का एरिया कम है, पहाड़ी इलाका है, नहीं उतना पौधा लगा पाया, चाहे श्रीलंका नहीं लगा पाया, तो इंडिया उतना पैसा उससे ले आएगा। हाँ, जैसे मान लीजिए कि हमारा खाली जगह है, हम 20 गो ऐसे नहीं, हम 20 गो आम के पेड़ लगा देनी है, सारा कोई का ऑक्सीजन देता नहीं, पैसा लीजिएगा नहीं, सब कोई से ले कार्बन क्रेडिट। नहीं बोल रहा था, ऑक्सीजन मत लो। अरे कौन जमाना में जी रहे हैं, तू धुआं फैलेबो, हम गाछ रखे, हम काट के भी देता है, तू हम समझे। इसी को कहा जाता है कार्बन सिंक का मतलब हो गया कि सोखेगा, और कार्बन क्रेडिट मिलेगा आपको कार्बन क्रेडिट मिलेगा, पैसा मिलेगा आपको, ठीक है।
हाँ, तो सल्फर डाई सुनिए छोड़िए लो, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण जो है अत्यधिक वृद्धि होने का सूचना है लाइकेंस का। और लाइकेंस क्या है? शैवाल और कवक का सिम्बियोटिक है। अच्छा, कहा जाता है कि ताजमहल जो है मार्बल कैंसर से ग्रस्त है, संगमरमर कैंसर से, और इसका कारण है कि अम्लीय वर्षा जो मार्बल कैंसर का क्षरण करती है। मथुरा में जो ऑयल रिफाइनरी है, तेल का जो परिष्करण करती है, उसी से धुआं निकलता है जिससे अम्लीय SO2 निकलता है, तेल का रिफाइन करता है। प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके पेट्रोलियम वोट्रोलियम बनाता है अपना, कच्चे तेल ना निकलता है कुआं से, तो उससे जो धुआं निकलता है उसी से ताजमहल को नुकसान हो रहा था। जांच किया सब वैज्ञानिक, तो समझ गए लोग कि मार्बल कैंसर से ग्रस्त है जो अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा हो क्यों रहा है? क्योंकि SO2 चिमनियों से ज्यादा निकलता है। अच्छा, अम्लीय वर्षा क्या है? किसका उदाहरण है? वायु प्रदूषण का। अच्छा, पर्यावरण के प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः ppm में व्यक्त किया जाता है, पार्टिकुलेट मैटर। और ppm का पूर्ण रूप क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। प्रदूषण में सूचकांक SPM का क्या मतलब है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, माने हवा में कितना धूल के कोण लटको घूमता, ये दिखाई नहीं देगा। जानते हैं कैसे दिखाई देगा? मान लीजिए सुबह का किरण आ रहा है, आप खिड़की खोलिए, देखिए धूल आएगा ना। गर्मी के दिनों में जब मैंने खूब बढ़िया चहकौआ जब किरण आई तब, तो देखें कि धुएं में कितना पार्टिकुलेट मैटर बा। अब उसमें भी वैज्ञानिक शोध किया है कि 2.5 से जिसका ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर है वो नुकसानदायक है। वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का क्या अर्थ है? कणिकीय पदार्थ, पार्टिकुलेट मैटर। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है? सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन क्या है? तो गौण प्रदूषक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था कहाँ है? रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय के लिए, हाँ जापान, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 2005 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था, ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कौन है? CFC वाला, मॉन्ट्रियल कनाडा वाला। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कनाडा में हुआ था, जिसमें विकसित देश सन 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन कौन नहीं लगाया। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जय सुरक्षा समझौते से। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, तीनों हुई। जल प्रदूषण का कारण नहीं है कौन? तट पर मछली पकड़ना, समुद्र में कुछ ले आकर फेंक दीजिएगा प्रदूषण हो जाएगा। घर का कचरा निकालिएगा प्रदूषण होगा। तेल फैला दीजिएगा तो प्रदूषण हो जाएगा। लेकिन मछली पकड़ना प्रदूषण का, जल प्रदूषण का उदाहरण नहीं है। अच्छा, पेय जल आपूर्ति में क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति मानव अपशिष्ट से प्रदूषण हुई है। अच्छा, खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाला जल प्रदूषण को नियंत्रित करता है कौन? पार्थेनियम। जल उपचार संयंत्र में क्लोरोमाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? अस्थायी कठोरता दूर करना। जल प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोहे और मैग्नीज को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? क्लोरीकरण के द्वारा, माने क्लोरीन डालना से ना हुई। जल प्रदूषण का उपचार क्या है? प्रतिवर्ती परासरण, जो किसमें काम आता है? पनिया पिए वाला मशीनवा नहीं है, RO क्या है? रिवर्स ओस्मोसिस है। शोर के किस स्तर से उत्पन्न शोर कान में दर्द और क्षति कारण होता है? 130 डेसिबल। खूब ऑर्केस्ट्रा बजाओ लोगिन, मशीन गन चलाओ लोगिन, तो हुई ना। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है क्या? ओजोन क्षय नहीं है। पशुओं की मौत हो जा सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, कान का चादरा फट सकता है। ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव कौन नहीं है? त्वचा रोग नहीं हुई, टिनिटस हो जाई, श्रवण हारास हो जाई, हाई ब्लड प्रेशर हो जाई। हठीले यानी कि प्रेसिडेंट कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज्यादातर हवा और पानी के द्वारा होता है। कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है क्या? सब्जी के छिलके, और इसे ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना सकते हैं, जैविक खाद। बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है क्या? थर्मल पावर, खाली थर्मल होता है इंडिया में। जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है? ऑर्गेनिक क्लोरीन। कौन सी समस्या पर्यावरण संबंधी है? जैसे अम्लीय वर्षा, भोजन का अनुवांशिक संशोधन नहीं हो रहा है, बीटी बैगन बना रहा है लोग, बैसिलस थ्रिजियंसिस, ताकि बैगन में कीड़ा नहीं लगेगा। जैसे कीड़ा पैदा होगा अंतों में फट जाएगा। वैसा बैगन हम लोग को नहीं चाहिए। अब हम लोग को चाहिए पुरान का ऑर्गेनिक, राखी वाला, जब भले कीड़ा रहे काट काट के। पहले बैगन 2 किलो किन के ले आई, तो में से आधे किलो तरकारी निमन बरी,
लोग कही का देख के किनलो हो अरे बड़ा बैगन आओ तक कहूँगा काटक रात एक किन के लाइए एक भी नहीं दिखाई देगा। हाँ अच्छा, तो हम लोग कहाँ थे? चेरनोबिल महाविपता प्रदूषण का परिणाम है कौन? रेडियोधर्मी अपशिष्ट। देखिए चेरनोबिल जो है ना, चेरनोबिल यहाँ पर अमेरिका बनाया था। क्या बनाया था? क्या बनाया था अमेरिका? हाँ देखिए यूरेनियम एटॉमिक पाइल समझते हैं ना? क्या एटॉमिक पाइल? परमाणु भट्ठी। तो परमाणु भट्ठी से हम लोग क्या करते हैं? यूरेनियम को जलाकर क्या पैदा करते हैं? एनर्जी को पैदा किया जाता है। एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं? पैदा करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एनर्जी को हम लोगों ने पैदा किया। तो वहां पर हुआ ये था कि चेरनोबिल में जो छत बनाया जाता है, मैंने कहने का मतलब है कंक्रीट का बहुत मोटा मोटा घर बनाया जाता है और उसी के अंदर वो होता है। क्योंकि समस्थानिकों के रिसने का बहुत ज्यादा मतलब आशंका रहती है, क्योंकि उससे जो भी अपशिष्ट निकलता है ना, अगर वो किसी को कोई संपर्क में आ जाए तो उसका कोई वो खानदाने खत्म हो जाएगा। तो बड़ा बड़ा कंक्रीट का मोटा मोटा घर बनाकर एक के ऊपर एक, तब उसके अंदर एटॉमिक पाइल का उपयोग किया जाता है, परमाणु भट्टी का। और उससे जो अपशिष्ट निकलता है उसको भी ढलैया करके और उसके ऊपर लोहा का कोई परत पत्थर चढ़ा के उस बक्से में डालकर उसको लॉक करके समुद्र में डंप किया जाता है। उसका इतना ज्यादा आइसोटोप्स जो है वो खराब होता है, समझे? और चेरनोबिल में जो घटना हुई थी वो इतना मतलब माने घातक हुआ था कि छत ले गला दिया था। अरे भाई इतना ना किताब बदला रहा है, पस खोज रहे थे नहीं मिल रहा था। यहाँ पर अमेरिका का था। ये बहुत पूछा जाता है, चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण के लिए है? तो रेडियोधर्मी अपशिष्ट। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा भी हुआ है, समझे? ये प्रश्न पूछा हुआ है। किसने पूछा हुआ है? बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा 2015 में का जो आयोजन किया था है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, कोप अभी 27वां कोप हुआ है कहाँ? शर्म अल शेख मिस्र में। और यही सब में भाग लेता है पर्यावरण मंत्री, और यही कार्बन उत्सर्जन को कम करने से संबंधित चीजों पर चर्चा किया जाता है। ठीक है, तो जो विकसित देश है अमेरिका, वही सब माने यूरोपीय कंट्री कह रहा है भारत को कि अब कंपनी मत बैठाव, पेट्रोल डीजल पर मत चीज चलाव, हाँ कोयला मत जलाव, प्रदूषण होता पर्यावरण के। तो ये कहता तोहनी के अपना कोने बना ले जान आ सब विकास कर ले जान, रोड बना ले जान, हमरा के राय देता लोग कि हम अलकतरा ना जराई, अब यहाँ विकास नहीं के बोलते हमरा के टेक्नोलॉजी दे दो लोगिन, सोलर प्लेट के टेक्नोलॉजी दे दो लोगिन, विंड एनर्जी के टेक्नोलॉजी दे दो लोगिन, पवन ऊर्जा के हम विकास कर ले, सोलर एनर्जी के टेक्नोलॉजी दे दो लोगिन, सौर ऊर्जा के, वेव एनर्जी के टेक्नोलॉजी दे दो लोगिन कि समुद्र के जो लहर बा ओकरा से हम ऊर्जा पैदा कर ली, तो देते नहीं खसन। हाँ तो हम लोग कंट्री छूटा है भाई, हम तो नहीं दे रहा है सब, कह रहा है कि कार्बन उत्सर्जन विश्व में सबसे ज्यादा इंडिया चाइना कर रहा है। अरे भाई लूट के तो तुम ही लोग ले गया है इंडिया से, और इंडिया को देखिए अपना बाहर के लिए, मैंने कहना तो नहीं चाहिए कि कह रहा है कि 1/3 से भी हम काट देंगे। और इसी के तहत ही बड़का बड़का जो थी आपको थी बन रहा है NHPC का, थर्मल नहीं महाराज, NHPC का जो बन रहा है ना, नेशनल क्या होता है, नेशनल हाइड्रो जल विद्युत परियोजनाएं, 25 मेगावाट तक की छोटी छोटी परियोजनाओं को भी भारत सरकार शामिल कर दिया है। इतना वृक्ष काहे लगा रहा है? उसी को पूरा करने के लिए कि 2070 तक जो है न्यूट्रल कार्बन उत्सर्जन वाला देश भारत को बन जाना है। इसीलिए ऐसा बैटरी स्वचालित कारों का बढ़ावा सरकार दे रहा है। और बिहार सरकार इसी क्रम में बढ़ावा देते हुए कहा है कि बिहार सरकार के अंतर्गत कोई भी महिला अगर बैटरी वाला 3 पहिया वाहन खरीदती है तो उसको सेल टैक्स से फ्री कर दिया जाएगा। महिला को क्यों? हाँ, मान लीजिए आपकी पत्नी खरीद ली और घरे में कोई महिला चला रही है तो कोई माने कोई नहीं टैक्स लेगा,
ना कोई सेल टैक्स लेगा ना कोई रोड टैक्स लेगा। ठीक है, अच्छा है। ये काहे के लिए कर रही है? वो है सब पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए, ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए, समझे? दे रही है ना फायदा। तो भारत को तो क्या है, देखिए भारत में यही है, और बिहार में भी एगो चीज है। बिहार में तो एगो चीज है कि भले यहाँ कोई भी काम शुरू होता है देर से, लेकिन जब होता है तो वो पूरा जरूर हो जाता है। देर होता है लेकिन पूरा जरूर होता है। क्या गलती बोले हैं? देर हो जाता है कि हम लोग पाछे रह जाते हैं। पाछे रह जाते हैं, ठीक है, लेकिन बिहार देखिए तो शुरू से ना, देखिए अंग्रेज शुरू में आया तो बंगाल में बसा, अब बंगाल को लूटा तो बिहार बंगाल में शामिल था, तो सब लूट के तो ले ही गया। अब बिहार देखिए उसके बाद बंगाल से अलग हुआ 12 में, तब उड़ीसा बिहार झारखंड एक में था, फिर बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया 36 में, फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग कर दिया गया। तो अब बिहार में बचा क्या है? बालू के अलावा कुछ है? बालू और बाढ़ दो बाकी है। तब बाढ़ आइबे करता है। अब बिहार में एक ही वो चीज डेवलप हो सकता है, वो हो सकता है फूड प्रोसेसिंग, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी कृषि आधारित उद्योगों को अगर बढ़ावा दे दिया जाए, कृषि आधारित उद्योगों को, तब टॉप पर चला जाएगा। क्योंकि यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि कहीं लहसुन फेंक दीजिए जम जाएगा, धान फेंक दीजिए जम जाएगा। यानी चिवड़ा मिल, चीनी मिल, टमाटर सॉस, आलू चिप्स, माने यही सब चीज अच्छा अच्छा बनाया जाए।